तो ये है भाई साहब बनारस की तंग गलियाँ। तो आज की जो सुबह की शुरुआत होगी, पहले माँ गंगा में लगाई जाएगी डुबकी और यहाँ से स्नान होगा, फिर होगा बनारस शहर का पूरा एक्सप्लोर। सो गाइज, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मैं कल बहुत शाम पहुँचा था बनारस। थोड़ी बहुत झलकियाँ मैंने आपको कल शाम दिखा दी थी लास्ट में, ब्लॉग के लास्ट में। अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, लखनऊ से बनारस वाला। अभी क्या है कि आज मैं हूँ बनारस में, फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ अस्सी घाट में। अस्सी घाट में हम लोग स्नान करेंगे क्योंकि हमारा सामने जो कोई येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे ना ऊपर, वहाँ पर हमारा होटल है, उसकी छत से भी काफ़ी अच्छा व्यू है काफ़ी। तो ये हमने घाट के किनारे इसलिए लिया क्योंकि व्यू अच्छा दिखाई दे और मॉर्निंग के बाद हमारे पास है। तो अभी क्या है, अभी हमको स्नान करना है। उधर मैंने गोप्रो लगाया हुआ है सनराइज़ के लिए। मैं कुछ देर सनराइज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि सनराइज़ हो और थोड़ा टाइम लैप्स की वीडियो काफ़ी अच्छा बन जाए। तो इसी वजह से अभी हम लोग आए हुए हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम कि मैं जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा पूरा काशी शहर, पूरा बनारस शहर, यहाँ के फेमस टेंपल, यहाँ के जो फेमस प्लेस हैं। उसके बाद इस ब्लॉग में वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। शाम के टाइम पे जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, मतलब अगर टाइम बचता है तो हम लोग का प्रोग्राम है कि यहाँ से हम लोग बोटिंग करेंगे और पूरे सारे अस्सी घाट और उधर मणिका कर्णिका घाट, और शाम की आरती भी आपको दिखाऊंगा। कुछ आरती के मैंने फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे लाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सिग्नल बाबा टूटा था। तो अभी हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और नहाने के लिए स्पेस भी ज़्यादा नहीं था। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे नदी के उस पार इस शेयरिंग वाली बोट पे। तो हम लोग को 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो हम लोग उस पार जाके अब नहाएंगे। आप देखो सनराइज़ का व्यू काफ़ी मस्त है। अभी ये इधर से सूरज निकल रहा है और रिफ्लेक्शन देखो ना आप कितना तगड़ा है। ऐसा रिफ्लेक्शन बहुत कम मिलता है। और भी काफ़ी खुश है, बोला कि बोट में बैठेंगे। अभी शाम को भी जाएंगे बोट में, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा नहाने के लिए उस पार जा रहे हैं, नदी के उस पार। करीब 1.5 किलोमीटर नदी की चौड़ाई होगी। यहाँ पे थोड़ा आवाज़ में वॉइस जो होगी ना, तो मोटर चल रही है तो उसकी वजह से वॉइस में थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा मोटर का, लेकिन व्यू काफ़ी खूबसूरत है। आप देखो चारों ओर जंगल है और ये नदी के घाट है। हमारी वहाँ से आगे नहीं आ पाई तो जूते वहीं उतारे ऐसे और नंगे पाँव यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहीं कहीं हम लोग नहाएंगे मस्त करके। उधर सनराइज़ हो रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर पूरा बीच है। उधर अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो यहाँ पर हॉर्स भी है, आप आके हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। अभी तक आपने देखा था मैं गया था गंगा नहाने के, गंगा स्नान में। सुबह का सनराइज आपने देख लिया। अब हम लोग रेडी हो रहे हैं, घूम पाए उसे कपड़े वपड़े चेंज किए, अब रेडी हो रहे हैं बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम करेंगे बनारस को एक्सप्लोर। तो स्टे ट्यून्ड इन माय ब्लॉग। मिलते हैं अब बनारस के फेमस प्लेसेस पे। सो गाइस, ये था हमारा होटल। अभी हम निकल रहे हैं बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए। जो पहला डेस्टिनेशन है यहाँ से। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता था कि भगवान के मंदिर में अगर जाते हैं तो पहले ब्रेकफास्ट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले जा रहे हैं हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल।
अभी गूगल मैप लगा रखा है तो गूगल मैप के थ्रू पहुँचेंगे, वहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी। अब देखो वहाँ फ़ोटो वोटो खींचने देते हैं नहीं देते हैं, कैमरा अलाउड है या नहीं है, ये वहीं जाके पता चलेगा। ये है बनारस की खूबसूरत गलियाँ जो आपने देखी होंगी चुनाव के वक्त। कभी मोदी जी का शो, कभी अमित शाह जी का शो, कभी राहुल गांधी जी का शो, कभी प्रियंका वाड्रा का शो, तो इन्हीं गलियों में होता है वो शो, बनारस की सारी गलियों में। और एक फेमस टेम्पल और है बाबा भैरवनाथ का, उधर भी जाएंगे। और भी बहुत सारी डेस्टिनेशन है, तो सारा आज कवर करेंगे एक ही ब्लॉग में। और ऑलमोस्ट हमने 3 बजे तक करना है। अभी मॉर्निंग के बजे हैं करीब 9, क्योंकि हम लोग गंगा जी नदी के किनारे खेलते खेलते नहाते नहाते 2 घंटे लेट हो गए। 7 बजे के निकलने का टारगेट था। तो काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ से करीब 0.4 किलोमीटर मेरे राइट में। तो यहाँ से राइट बनना है। काल भैरव मंदिर जो है ठीक इससे आगे को 1.7 किलोमीटर, यानी कि हमको पहले 0.4 जाके यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं, उसके बाद काल भैरव के 1.7 किलोमीटर पर जाके। तो पहले चलते हैं काशी विश्वनाथ, देखते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी कोरोना का काल भी चल रहा है, लेकिन यहाँ आप भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि कोरोना चल रहा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात लगी है, खुद हम ही लोगों ने लगा के रखी हुई है, जो घूमने आए हुए हैं लोग बाग हम लोग। ए भाई साहब ट्रैफिक कितना है ना, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यह है काशी विश्वनाथ बाबा का मेन द्वार, आप देख रहे हैं। तो हम इसके अंदर करते हैं एंटर। फिर से बताना एक बार। मोबाइल सेल फोन कुछ भी अलाउ नहीं है। जूते भी यहीं उतारने पड़ेंगे। लाकर में रखिए, अपना चाबी दीजिए। हेलमेट 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 वगैरह कुछ नहीं जाएगा सर। अच्छा, सिर्फ फूड प्रसाद पैसा अच्छा, और कुछ भी अलाउ नहीं। वॉलेट तो जा सकता है। हाँ वॉलेट जाएगा। चप्पल भी अपना यहाँ पर रखिए। तो यहाँ से करेंगे हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर इंटर। तो ये था काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो उसके अंदर तो अलाउड था नहीं फ़ोन, तो हम लोगों ने इधर ही सब अपने मोबाइल वगैरह एक दुकान में गए थे। जिस दुकान से आप प्रसाद खरीदो सब कुछ वहीं जमा कर दो। सबसे सही तरीका यह है कि प्रसाद तो आपको खरीदना ही है। मंदिर पे जाने का, मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, मंदिर ज़रूर आना आप जब भी आओगे, क्योंकि अंदर रिस्ट्रिक्शन है, फ़ोन वोन अलाउड नहीं है, काफ़ी पुलिस लगी है। जैसे अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद है, वैसे ही इधर काशी में भी है, क्योंकि इसी मंदिर के परिसर में, विश्वनाथ बाबा मंदिर के परिसर में भी एक मस्जिद है। वहाँ से तो निकल तो इसकी वजह से हाँ, ये काशी विश्वनाथ से निकल। अब हम लोग क्या कहते हैं, जा रहे हैं काल भैरव मंदिर वगैरह जा रहे हैं, संकट मोचन साधना। लेकिन जो मंदिर का जो ऊपर गुम्बद था पूरा सोने का बना हुआ था, पूरे दरवाजे चांदी के बने हुए थे, इसलिए तो ये सब कुछ काफ़ी अच्छा था। तो अब जा रहे काल भैरव मंदिर। यहाँ से करीब, भाई साहब देख लो, आगे भी देख लो, थोड़े यहीं तक आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर से करीब आपके 1.7 किलोमीटर है। अब देखते हैं काल भैरव मंदिर। तो ये है भाई साहब बनारस की तंग गलियाँ, रोड भी गली ऐसी है। और
हमने वैसे पैदल आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है पैदल आते ज़्यादा अच्छा था। मेरे सामने है भैरव बाबा का मंदिर, फिर बाइक से निकली करी तंग गली है, तो आप लोग पैदल ही आना। तो हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए। यह है सामने मंदिर, यहाँ से होंगे उसके दर्शन। तो यह है पूरे बाबा भैरवनाथ का टेंपल, जिन्हें बुलाया जाता है काशी का कोतवाल, और पूरे शहर की देख रेख इन्हीं के ही हाथों में होती है। तो सब लोग काफ़ी इनको मानते हैं, और काशी विश्वनाथ के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना काफ़ी अनिवार्य है। तो अभी हम संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, इसी के साथ 3 मंदिर है और हैं, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर और तुलसी मंदिर। तो उसके बाद से हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो वाले मंदिर मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस में आए थे तो उतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो अभी हम जा रहे हैं श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो बनारस की तंग गलियों में घूमने के बाद अब अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, लेकिन जाम की स्थिति वैसी बनी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं सारनाथ, जो है यहाँ से करीब 9 किलोमीटर शहर से। बताते हैं कि बौद्ध टेम्पल है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है बताते हैं। अभी मैंने तो कभी वीडियो में भी नहीं देखा, वैसे भी नहीं देखा। तो अभी वहीं जाके देखते हैं वहाँ के नज़ारे कैसा है आखिरकार। तो फिलहाल करीब वहाँ से मार्केट से हम लोग को लगा पूरा आधा घंटा यहाँ पहुँचते, और उसके बाद तो बताते हैं गर्मी की बहुत ज़्यादा उमस है यहाँ पे, क्योंकि अभी अक्टूबर का, आज अक्टूबर 3 अक्टूबर है आज, तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो उमस है। अभी गर्मी ठंडा इतना मौसम हुआ नहीं। अभी सॉरी थोड़ा फ्रेश होने के लिए गया हुआ है अंदर, यहाँ पर पीछे जैन धर्मशाला है, और हम लोग पहुँचे हैं सारनाथ मंदिर के पास। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो हम एक भाई साहब हैं, कोई गाइड है यहाँ पे, तो वो हम लोग को ये सब चीज़ घुमाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। शायद मैं भी आपको बताऊँ, क्योंकि गाइड लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अभी सारनाथ का नाम आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि जो हमारा जो वो है ना अशोक का स्तंभ जो लिया गया है 3 शेर वाला, वो सारनाथ से लिया गया हुआ है। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए कि देखना चाहता था कि वो कहाँ पे है आखिर सारनाथ। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी देखते हैं पूरा सारनाथ का टेम्पल। उधर एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में भी घूमेंगे। शायद इधर एक पार्क है, उस पार्क में भी घूमेंगे। फिर उसके बाद 2-3 डेस्टिनेशन और बस्ती हैं, तो वो हम देखेंगे। तो है श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्रीपुरी, सारनाथ, वाराणसी। हमारे साथ हैं यहाँ पर गाइड, जो हमको बता रहे हैं। ये सामने आप जो बिल्डिंग क्या है, स्तूप है, यही सारनाथ का मेन चीज़ है। हाँ, जिसे बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। मेन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का पहला उपदेश यहाँ दिया था। ऐसे बुद्धा के 4 स्थान फेमस हैं दुनिया में। पहला स्थान लुम्बिनी है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, जो जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है बुद्धा का। बाकी दूसरा प्लेस है बोध गया, बिहार, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा प्लेस है सारनाथ। तो जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध आए थे, उस जमाने में ये सारनाथ पूरा फॉरेस्ट था, जंगल था, यहाँ कोई मंदिर नहीं था और ये स्तूप भी नहीं था। तो इसी स्तूप के पास महात्मा बुद्ध ने एक 5 फुट का छोटा स्तूप बना के अपने धर्म का पहला उपदेश दिया। यहाँ से उपदेश देने के बाद वो कुशीनगर गए, गोरखपुर, जो लास्ट प्लेस है बुद्धा का। तो कुशीनगर में बुद्धा का महानिर्माण हुआ, मृत्यु हुआ। करीब 80 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो बुद्ध के मरने के लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक, जो राजा, कलिंग राजा थे, उड़ीसा में कलिंगा वो जीतने के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म लिया, तो इस स्तूपा को राजा अशोक ने बनवाया महात्मा बुद्ध के यादगार में। इसके अंदर महात्मा बुद्ध की पवित्र अस्थि, कुछ राख वगैरह रख के 103 फीट हाइट और 93 फीट 2.5 मीटर चौड़ाई। बाकी स्तूपा पूरा सॉलिड है। इसके अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं। जो इस साइड से देखते हैं वही चारों तरफ से दिखेगा अंदर, वही बता रहे हैं। ये पूरा सॉलिड है। जो इस साइड से देख रहे हैं वही चारों तरफ से दिखेगा। ये केवल बुद्धा का समाधि जैसा बनाया गया यादगार के लिए। लेकिन कोई बुद्धिस्ट आता है किसी भी कंट्री का, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, बर्मा,
कोरिया, चाइना, एवरी कंट्री, मतलब जिस भी देश में बौद्ध धर्म को माना जाता है, कोई बुद्धिस्ट आता है तो इसका बाहर से परिक्रमा लेता है, पूजा पाठ करता है, यहाँ कैंडल्स वगैरह जलाता है। बाकी इस स्तूपा का प्राचीन नाम था धर्मचक्र बोधि स्तूपा, लेकिन अभी इसे नया नाम दिया गया धम्मेक स्तूप। धम्मेक स्तूप के नाम से जाना जाता है, लगभग 2500 साल पुराना है। बाकी इसमें ये कार्विंग्स वाले पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल हुआ अशोका के ज़माने का। पहले पूरे पत्थर में ऐसा कार्विंग्स लगा हुआ था। बाकी जो प्लेन स्टोन है, जैसे जैसे ये कार्विंग्स वाले पत्थर निकलते गए, ये प्लेन पत्थर गवर्नमेंट लगाता गया। अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसका रिपेयर करता रहता है। उस ज़माने में एक लिपि भी चलता था, पाली भाषाएं भी इसके ऊपर लिखी गई। तो जैसे बुद्धिस्ट का राउंड करते हैं, अगर आप भी जब टिकट लेके अंदर प्रवेश करेंगे तो लास्ट में जाके आप भी एक परिक्रमा कर लीजिएगा इसका। बाकी यहीं पीछे थोड़ा सा खंडर जैसा है, जहाँ से हम लोग का भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ निकाला गया, और महात्मा बुद्ध की छोटी बड़ी प्रतिमाएं, अपने हिंदू धर्म की प्रतिमाएं, ये सभी म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है सुरक्षित। इसके लिए 20 रुपये का है और म्यूजियम के लिए 5 रुपये का है। बाकी ये बगल में जैन टेम्पल, जैन धर्म में टोटल 24 भगवान हुए तीर्थंकर बोल के। सबसे लास्ट हुए महावीर जी, 24 में तीर्थंकर। क्या महावीर जैन? हाँ, महावीर जैन सबसे लास्ट हुए 24 में तीर्थंकर। लेकिन यहाँ जो मूर्ति है इसके इस मंदिर के अंदर, वो 11 तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी की जन्म स्थली, ये सारनाथ, इसलिए कि यहाँ जैन टेम्पल भी बनाया गया, लगभग 200 साल पुराना। तो अभी तो बंद हो चुका है। बिजली वाला नहीं, पूरा हैंडलूम। बनारसी साड़ियाँ जो होती है वो एक साइड से यूज की जाती है और एक ही साइड से बनाया भी जाता है। मजबूत होती है। हाँ, तो ये देखिए, एक एक धागा ये बन रही है बनारसी साड़ी यहाँ पे एक सामने, एक एक धागा डाल के ऐसे बुनाई करते हैं। ऐसे बुनाई की जा रही है बनारसी साड़ी की। 3 दिन 4 दिन इसको कटिंग करने में लगता है। एक साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी बनाने में कम से कम काम रहेगा तो 6 दिन लगेगा। 6 दिन एक साड़ी बनाने में? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो शादी मैरिज में चलती हैं, हाँ, तो कम से कम 10 दिन 15 दिन लग जाता है। अच्छा, ऐसे। और ये जो है डिजाइन है, जो पत्ते में होल है, अच्छा, ये डिजाइन हुए। अच्छा, जो ये फूल पत्ते के डिजाइन देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, ये सारे डिजाइन है। अच्छा, और ये ताना बाना होता है, ये अच्छा, पूरा साड़ी तैयार हो रहा है। अच्छा, जितना डिजाइन आना रहेगा, हाँ, उसमें ये तीलियाँ उठती हैं। अच्छा, ये तीली उठती है और ये धागा देखिए, कभी 4 धागा उठेगा, हाँ, कभी 2 धागा उठेगा। अच्छा, ये देखिए उठेगा, हाँ, ये भी उठता। धागा जो उठता है ना, वो हाँ, डिजाइन बना, डिजाइन बनता है। ऐसे ही पूरे गांव से बनाने के बाद जब रेडी होता है, इसको कटिंग फिनिशिंग दे के यहाँ जमा करते हैं। फिर ये सोसाइटी जो है जिस रेट में व्यापारी को देता है, उसी रेट में जो है कि आप लोगों को जो भी साथ में दिखाता है, क्योंकि पसंद आया तो उसी रेट में देता है, ताकि कभी एनी टाइम आपके यहाँ शादी विवाह पड़े तो आप दोबारा भी आ सकते हैं यहाँ लेने के लिए। ठीक है। ये यहीं पर तो भैया यहाँ पर शॉपिंग भी हो गई है, करीब 6-7 साड़ी हमने ले चुके हैं, ये पूरा बैग भर के, क्योंकि तो गांव वालों का, बुनकरों का सवाल था, तो मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे बनारसी साड़ी बन रही है। जो बनारसी साड़ी को पूरा बनने में 1 महीना लगता है पूरा।
तो जिस बनारसी साड़ी को पूरा बनने में लगता है पूरा 1 महीना, तो समझ लीजिए कि वो बनारसी साड़ी आपको मिलेगी कम से कम 25,000 रुपये की। तो नॉर्मली जो बनारसी साड़ी है वो बन जाती है करीब 2 दिन में। जैसे हमने जो खरीदी है मतलब वो 2 दिन में बन जाती है, तो मोस्टली 2 दिन में बन जाती हैं। वैसे जो जितनी महंगी होगी, जितनी कढ़ाई होगी, उससे ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगेगा। तो ये था पूरा सारनाथ, आधा वो बंद था कोरोना की वजह से, पहले लॉकडाउन से बंद है, अभी तक खुला नहीं है साइडिंग से। अभी पर्यटक भी थोड़े कम हैं, लोगों का धंधा ही मंदा है, सारे गाइड रो रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो उस बंदे ने हमसे 50 रुपये लिए, 50 रुपये में उसने हमको पूरा जितना उसको ज्ञान था उसने सब कुछ बांट दिया। तो सही रहा, मतलब वो कह रहा था कि अगर लॉकडाउन नहीं था, बहुत सारे पर्यटक आते तो मिनिमम 150 या 200 रुपये हम लोग लेते हैं। और 5 रुपये हमने दिया था म्यूजियम का, 5 रुपये ने म्यूजियम का कॉस्ट दिया था, 20 रुपये उस पार्क का कॉस्ट था। लेकिन उसके अंदर सामान लेके नहीं जा सकते थे हम लोग, कुछ भी, ना मोबाइल कैमरा ना कुछ, और उधर लॉकर की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए हमने वो पार्क में जाना छोड़ दिया। क्योंकि उसका जो वो बौद्ध स्तूप था हमने आपको दिखाई दिया है दूर से पहले ही। अब फ़िलहाल हम पहले जा रहे हैं होटल के रूम पे, उसके बाद शायद हम जाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो अगला डेस्टिनेशन रहेगा, BHU जो IIT है इंडिया का। तो देखते हैं, अब पहले होटल पे जाते हैं, सामान रखते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम BHU। बाकी आपने रोड देख ही ली है। अभी करते हैं कैमरे का ऑफ, फिर सीधे मिलते हैं BHU में। यही है। हाँ, तो यह है काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। इसके अंदर कोई रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हम पहुँच गए BHU, जहाँ परिसर देखते हैं, यहाँ के नज़ारे देखते हैं। ये भी एक शहर टाइप का ही है पूरा, ऐसा लग रहा है। तो हम पहली बार बनारस में, मतलब अभी तक मैंने गंगा जी को कभी वैसे पार नहीं किया, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो पता नहीं कैसे हैं। तो हम लोग को कभी मतलब लगा नहीं कि कहीं भी गंगा नदी के ऊपर से हम लोग जैसे हरिद्वार में जाते हैं ना, तो उसमें कई ब्रिज पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रिज हैं कि जिसमें आपको गंगा नदी को पार करना पड़ता है। तो यहाँ मैं पहली बार अभी गंगा नदी को पार कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं नीचे पूरा नज़ारा, एक ब्रिज उधर सामने है, एक ब्रिज इधर है, और इस साइड को कोई ब्रिज नहीं है, क्योंकि सारे घाट उस साइड है, कहीं पे सारे घाट उस साइड हैं पूरे। और कल तक हम लोग उधर ही घूम रहे थे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे भी एक डेस्टिनेशन है, कहीं पे कोई फोर्ट है, पता नहीं कौन सा फोर्ट है, नाम मैं भूल गया, अभी लिखा था, अभी जाके देखते हैं कौन सा फोर्ट है वहाँ पे। फोर्ट तो ऐसा है कि कोरोना के बाद ही खुलेगा, अभी वो मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, बोल रहे हैं कि कोरोना के बाद ही फोर्ट खुलेगा। तो फोर्ट हम घूम सकते हैं नहीं, बाहर से आप देख लो कि एक डेस्टिनेशन बनारस की फोर्ट भी है। जब आप आओगे तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। इस जगह का नाम रामनगर है, इसलिए इसका नाम रामनगर फोर्ट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री प्रवेश द्वार रामनगर वाराणसी। तो उनका घर यहीं कहीं आसपास था, इसी कहीं गली में उनका घर है, जहाँ पे ये लाल बहादुर शास्त्री चौक है शायद, यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो इसी कहीं आसपास उनका घर था। अभी गली में जाके घर अगर ढूंढेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इधर शायद फोर्ट था। अभी मैं आपको पुल से फोर्ट का व्यू दिखा देता हूँ एक बार।